नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देशभक्त मुसलमानों और देश विरोधी मुस्लिमों को अलग अलग करके देखती है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलकर मुसलमानों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। यह कोरी जुमलेबाजी नहीं है, जैसा कि मोदी विरोधी अक्सर उनकी सरकार के हर कार्यक्रम पर कहते हैं। मुसलमानों का विश्वास जीतने की नीति के तहत मोदी सरकार ने पिछले 8.5 साल में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट करीब 1500 करोड़ रुपए बढ़ाया है। सिविल सेवा में भी इस दौरान 200 मुसलमानों का चयन हुआ है। इसका मुस्लिम समाज पर प्रभाव भी है। इसीलिए एबीपी के ताजा सर्वे में कहा गया है कि गुजरात के 23% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही है। मोदी सरकार ने जहां एक तरफ मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए काम किए हैं, वहीं यह भी एक सच्चाई है कि पिछले 8.5 साल में भारत में मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ा है। तो एक तरफ मुसलमानों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब कट्टरवादी मुसलमानों के आतंकवादी फन को कुचलने के लिए भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने नवरात्रों में आतंकी संगठन पीएफआई पर बैन लगाने से की है। मोदी सरकार को यह पूरी तरह समझ आ चुका है कि आतंकवाद से निपटने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। अब उन राष्ट्रद्रोहियों का फन कुचलने का वक्त आ चुका है जो मस्जिदों और मदरसों से गजवाए हिंद की योजना पर काम कर रहे हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर मोदी सरकार ने भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्ती का संदेश दिया है। सरकार ने पीएफआई को बैन करने से पहले मुसलमानों के बरेलवी, देवबंदी और यहां तक कि अजमेर शरीफ के सूफी मुस्लिम समाज को भी विश्वास में ले लिया था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि चंद मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं के अलावा किसी ने पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध नहीं किया। जिन राजनीतिक नेताओं ने पीएफआई के साथ आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की, देश में उन्हें किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। अब मोदी का साफ संदेश है कि भारतीय मुसलमान सच्चा देशभक्त भारतीय बनकर रहे, किसी कट्टरपंथी की देश विरोधी हरकत को देश बर्दाश्त नहीं किया करेगा। पीएफआई को बैन करने के बाद मोदी सरकार अब उन हालातों की समीक्षा कर रही है जिन हालातों में यूपीए के शासनकाल में पीएफआई का गठन हुआ था। मनमोहन सरकार के समय की उनकी सारी तुष्टीकरण की नीतियों को खंगाला जा रहा है, जिनके कारण कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हुए थे। एक एक करके सभी सुराख भरे जाएंगे जो भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि आजादी के बाद 50 साल तक की कांग्रेस की सरकारों ने भी देश की अखंडता को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना 2004 से 2014 तक की मनमोहन सिंह सरकार ने पहुंचाया। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सारी संवैधानिक मर्यादाएं दरकिनार कर दी थी। अन्य अल्पसंख्यकों जैसे पारसियों और ईसाइयों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का तो कोई अध्ययन नहीं करवाया गया, जबकि वे सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नीति के तहत कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया। सच्चर कमेटी सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई थी, जो संविधान की धारणा के ही खिलाफ था। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही मनमोहन सिंह ने जनवरी 2006 में अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। इसी से साफ था कि सरकार एक तय एजेंडे के तहत काम कर रही थी। आप अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर मंत्रालय की योजनाएं देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 98-99% योजनाएं सिर्फ मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इन्हीं में से एक योजना विदेशों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की थी, जिसका दक्षिण भारत के मुस्लिम युवाओं ने जमकर फायदा उठाया। दक्षिण राज्यों के मुस्लिम युवाओं ने पढ़ाई के नाम पर मुस्लिम देशों में जाकर के देश में कट्टरवाद का आयात किया। क्या यह संयोग है कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और 2006 में ही केरल में पीएफआई का गठन हुआ और इस आतंकवादी मुस्लिम संगठन में पढ़े लिखे मुस्लिम युवक ज्यादा है? मुसलमानों के विकास के लिए जब 30 साल पहले इमरजेंसी से ही 15 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा था, तो अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अलग मंत्रालय की क्या जरूरत थी? फिर मनमोहन सिंह ने यह भी तो कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। दोबारा सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही तय कर लिया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को भंग करना है।
जब संविधान सभी भारतीयों को एक नजर से देखता है, जब संविधान में सभी को बराबरी के अवसर देने की बात कही गई है, तो किसी समुदाय विशेष के लिए अलग योजनाएं और अलग मंत्रालय क्यों? मुख्तार अब्बास नकवी 2017 से अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे, लेकिन 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बता दिया था कि मंत्रालय को समाज कल्याण मंत्रालय में विलीन किया जाएगा। इस मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाम का जो मंत्रालय है, इसके वे आखिरी मंत्री होंगे। इसका अंदाज आप 24 मार्च 2022 को लोकसभा में दिए गए उनके एक जवाब से भी लगा सकते हैं, जब कांग्रेस के एक सांसद मोहम्मद जावेद ने मंत्रालय के बजट को लेकर के सरकार पर कटाक्ष किया कि सरकार इस मंत्रालय को बंद ही क्यों नहीं कर देती, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि यह मंत्रालय मोदी सरकार ने नहीं बनाया है, हम तो आपकी विरासत को ढो रहे हैं। आपने सदन के पटल पर अच्छा सुझाव दिया है, इस सुझाव पर आपको मुबारक हो। 6 जुलाई को मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से नया मंत्री इस मंत्रालय को नहीं मिला है। तब से महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। अब मोदी सरकार जल्द ही अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करके उसका सामाजिक न्याय मंत्रालय में विलय कर रही है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाली है। मोदी सरकार का विचार है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय सिर्फ एक समुदाय के तुष्टीकरण का जरिया बनकर रह गया है। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुस्लिम बनाए जाने की परंपरा को भी तोड़ दिया है। सरकार ने एक सिख इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। यह 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार ने सच्चर कमेटी पर ऐतराज जताया था। गुजरात सरकार ने नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह कमेटी संविधान की भावना के खिलाफ बनाई गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात की विश्व हिंदू परिषद ने 2017 में अल्पसंख्यक मंत्रालय को भंग करने की मांग की थी, और अब मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को भंग कर रही है, खत्म कर रही है। उसका विलय सामाजिक न्याय मंत्रालय में किया जा रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।